चलिए अब शुरू करते हैं। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेता हूं। लेट W1 and W2 be two subspecies of a finite dimensional vector space VF. Then dimension of W1 plus W2 equal to dimension W1 plus dimension W2 minus dimension W1 intersection W2. आपको नेशनल लेवल किसी भी एग्जाम में जाइएगा, आपको इससे रिलेटेड सवाल मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी रहती है। मैं गारंटी तो कैसे कह सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली इससे रिलेटेड होता क्या है कि इस रिजल्ट में कुछ और जोड़ा जाता है, थोड़ा सा कंडीशंस कि कुछ ये शर्त जोड़ दें तो उनको आप राइडर बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, डायमेंशन कम होने लगते हैं जब शर्तें थोप देते हैं आप। तो उस पे हम नेक्स्ट उस पे बात करेंगे, लेकिन ये अपने आप में प्रूफ जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जरूरी है। हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी है। फाइनाइट डायमेंशनल अगर वेक्टर स्पेस है तो ये गारंटी है कि उसके पास बेसिस होगा, ये मैंने प्रूफ किया है। दूसरी बात यह है कि W1, इसको दो हिस्सों में तोड़ के भी काम चल जाएगा। ये W1 and W2 are two subspecies of finite dimensional vector space VF. तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशन W1 एंड डायमेंशन W2 जो होगा सब स्पेस के डायमेंशन, वो ऑब्वियस है कि वो भी आर ऑल्सो फाइनाइट, उसमें कहने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस से ज्यादा नहीं हो सकता, तो बराबर होगा या कम होगा। अब बराबर हो, डायमेंशन बराबर होने का मतलब है कि वो पूरा वेक्टर स्पेस बन गया खुद ही। दूसरी बात, हमने ये रिजल्ट्स भी पढ़े हुए हैं बच्चों कि अगर W1 W2 सब स्पेस है तो W1 इंटरसेक्शन W2 और W1 प्लस W2 are also subspecies of V। ये भी हमने किया हुआ है, दो सब स्पेस का सम, ऐसे W1 प्लस W2 ये भी सब स्पेस होता है, बल्कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ही सब स्पेस होता है। और इंटरसेक्शन में भी किया है हमने, बल्कि आर्बिट्ररी तक भी पहुंचे हम लोग, तो ये भी सब स्पेस है। तो जाहिर सी बात है कि इनके जो डायमेंशन है वो भी वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब डायमेंशन W1 प्लस W2 एंड डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 आर फाइनाइट। तो ये भी, इसका मतलब जो हमने प्रूव करना है उसमें इस रिजल्ट में हर एक टर्म वेल डिफाइंड है और फाइनाइट है। यहां तक मेरे ख्याल से सभी लोग समझ रहे होंगे। और ज्योमेट्रिकली अगर कोई सेंस लें, ज्योमेट्रिकल सेंस तो आपके समझाने के लिए होता है, बस ऐसे समझिए कि अगर ये पूरा वेक्टर स्पेस है तो अगर आप उसमें दो सब स्पेस ले रहे हैं W1 W2, इसको W1 समझिए, इसको W2, तो जाहिर सी बात है जो इंटरसेक्शन है वो W1 इंटरसेक्शन W2 और वो भी सब स्पेस है। तो कॉमन सेंस कहता है कि इनमें सबसे छोटा सब स्पेस W1 इंटरसेक्शन W2 ही होगा। तो हम सबसे छोटे को लेके चलते हैं। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं।
डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 को कुछ मान लेते हैं, N1 एंड अगर इसका डायमेंशन N1 है तो इसका मतलब इसके बेसिस में N1 एलिमेंट है, ठीक है ना। इसके बेसिस में कुछ N1 की जो कुछ, चलो अब लिख ही दिया तो N1 ही सही। तो हम मान लेते हैं X1 X N1 बीट्स बेसिस, ठीक हो गया, ये इसका बेसिस। तो इसमें N1 एलिमेंट है। अब आप ज्योमेट्रिकली जो राइट साइड में ऊपर बनाया है मैंने, जो बेसिस होता है वो भी वेक्टर स्पेस के अंदर का ही सेट हो, तो W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर ही ये सेट होगा। तो इसका मतलब ये सेट W1 के अंदर भी होगा, W2 के अंदर भी होगा। क्लियर है ना इतना? यस यस सर। इसको कुछ नाम देते हैं यार, चलो S1 नाम देते हैं। सो S1 बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। तो S1 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो W1 का भी होगा सबसेट। S1 is a linearly independent subset of W1। ये लाइन ठीक है। S1 linearly independent subset है W1 इंटरसेक्शन W2 का वैसे, लेकिन इंटरसेक्शन में है तो W1 में भी होगा W2 में भी होगा, ठीक है। तो ये W1 का एक linearly independent subset है। क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है? यस सर। तो बच्चों हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कुछ समय पहले कि अगर मेरे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कोई सबसेट मिल जाए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें कुछ वेक्टर ऐड करके उसे बेसिस बनाया जा सकता है। याद आ रहा है आप लोगों को? करा रखा है मैंने? यस यस सर। हाँ, तो फिर मैं जो पीछे अगर आप चाहें तो देख लें, आपको मिलेगा। तो इसमें कुछ और वेक्टर जोड़ के हम इसे वो बना सकते हैं इसका बेसिस। So we can extend S1 to form basis of W1। ये लाइन से सहमत होंगे आप लोग। लेट S2 मान लेते हैं अब इसको। इसमें X1 से लेकर Xn1 तक तो है ही, और इससे आगे क्या लिखा जाए उनको, Y कर देता हूं। Y1 से लेकर Ym तक, इनको N ही रखने देते हैं। तो ये 1 हटा दीजिए जरूर, खाली आपको सफिक्स से नीचे सफिक्स में दिक्कत होती है लिखने में बच्चों को। इसको N ही लिखते हैं, ये N हो गए, इसमें M जोड़ लेते हैं और दिस बस बी अ बेसिस ऑफ W1 मान लेते हैं इसको। तो W1 का बेसिस हमने ये बना दिया। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना हो जाएगा बच्चों फिर? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आगे S1 में यस X1 से Xn तक वेक्टर थे, कुछ और जोड़े, तो Y1 से लेके आप पता नहीं कितने, तो Ym तक मान लिया मैंने। कुछ भी ऐसा सिंबल ले लो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो ये मान लिया। ऐसे ही फिर S1 तो W2 का भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। तो S1 में कुछ और वेक्टर जोड़ के मैं W2 का बेसिस भी बना सकता हूँ, तो वो मैं सिमिलरली लेता हूँ। सिमिलरली उसको मैं S3 कह देता हूँ। उस S3 में
x1 से लेकर xn तक तो होंगे ही होंगे, बाकी मैं मान लेता हूं कि z1 से लेकर zr मान लेता हूं be a basis of W2. So डायमेंशन W2 कितना हो जाएगा बच्चों? n plus r. n plus r. Hence, so स्टेटमेंट में राइट साइड है डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2. तो W1 का हमने लिखा है n प्लस m प्लस n प्लस r माइनस W1 इंटरसेक्शन W1, उसमें कितने थे n, तो कितना हो जाएगा n 8 बार कट जाएगा n प्लस m प्लस r. तो अब क्या प्रूफ करना रहेगा बाकी? n plus m plus r equal to dimension of W1 plus W2. W1 प्लस W2 का डायमेंशन अगर मैं n प्लस m प्लस r प्रूफ कर दूं तो भाई थ्योरम प्रूफ हो गई या नहीं हुई? सोचो. यस. तो बस यार इतना ही करना है. अब कि राइट साइड का सारा तामझाम जो है वो हमने ज्यादा महत्वपूर्ण काम आप कर चुके हैं बच्चों. अब हम ऐसा करते हैं, लेट s मान लेते हैं. अब उसमें n एलिमेंट तो x वाले हैं तो x1 से लेकर xn तक, m एलिमेंट y वाले हैं तो y1 से ym और z1 से लेकर zr. ठीक है, ये सेट मान लिया. अब अगर बच्चों में s को W1 प्लस W2 का बेसिस प्रूफ कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा सोचना है कि मुझे क्या करना है. अगर मैं W1 प्लस W2 का एक बेसिस दिखा दूं s को, तो उसमें n प्लस m प्लस r एलिमेंट है, प्रूफ हो जाएगा फिर. यस सर. Yes sir. तो हमारी सारी लड़ाई ये स्टेप 1 भी कर सकते थे आप, जितना मैंने अभी तक किया. पहले स्टेप में इतना, दूसरे स्टेप में कुछ नहीं. बेसिस प्रूफ करना तो बड़ा आसान काम होता है, कोई बहुत टफ काम नहीं है बेसिस प्रूफ करना. क्योंकि अब जिसको बेसिस प्रूफ किया जाता है उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, और ये दिखाना है कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से W1 प्लस W2 का हर वेक्टर आ जाता है, मतलब उसके LS इक्वल टू W1 प्लस W2. तो बेसिस दिखाना आपको आता होगा. अब पूरी प्रॉब्लम यहां पर सिमट गई. तो आराम से देखिए प्रूफ, और आप कभी भी जिंदगी में सोचेंगे ना तो ओरिजिनली आप मुझसे अच्छा ही कर ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं. सभी लोग सहमत हैं यहां तक? आराम से सारी चीजें समझ में आई हैं? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब हमें इसको दो पार्ट में तोड़ना है, जो बेसिस के लिए करना होता है बेसिकली. तो पहला काम है कि भाई इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएं या फिर LS इक्वल टू दिखा दें, एक ही बात है, जो दिखाना हो आपको. तो फर्स्ट this is a linearly independent subset, independent set of vectors. हम ये दिखा देते हैं पहले. चलिए लेट अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक, बीटा 1 से लेकर बीटा m तक, गामा 1 से लेकर गामा r तक, ये सब फील्ड के एलिमेंट होंगे such that alpha 1 x1, alpha n xn, beta 1 y1, beta m अरे ym,
plus drama 1 Z1 drama R ZR equal to 0 वेक्टर। तो बच्चों लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या दिखाना हुआ हमने, ये सारे अल्फा बीटा गामा 0 है। अगर आपने दिखा दिया तो ये सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा अब सोचिए तो कैसे करें। आपके पास पिछला पेज जो है उस आधार पर होगा, W1 W2 और W1 इंटरसेक्शन W2। आपके पास 3 बड़े सपोर्टर हैं। ये तो दिखाना है आपको, ऐसा लेके आपको ये सब 0 करने हैं। तो आप S2 के बारे में सोचिए। सिंस S2 में क्या क्या था बच्चों? X1 से लेकर समझ लेके भाई Xn और Y1 से लेकर Ym is a basis of W1। ये W1 का बेसिस है, तो क्या करें? So alpha 1 X1 plus alpha n Xn